हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज ना मैं सारे उन बच्चों को याद कर रहा हूँ जो मेरे पास 10th में पढ़ते थे। तो मैं उनके लिए ना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ 11th क्लास की अकाउंट्स की। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सारे बच्चे लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ और मेरे को उन बच्चों की याद भी बड़ी आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन दूंगा। सारे बच्चे अकाउंट्स देखना क्या होता है और अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम। थोड़ी सी 5-10 मिनट की वीडियो है, इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सबको भेजूंगा मैं, ठीक है। तो ये यानी कि जो सा छोटा सा कंटेंट है अकाउंट्स का, इससे थोड़ा सा पता भी लग जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट देने हैं, ठीक है बेटा। चलो देखो, सबसे पहले हम देखो आज ना अकाउंट की डेफिनेशन समझेंगे कि अकाउंट की डेफिनेशन है क्या। तो देखो, क्लास 11 के लिए चैप्टर 1 मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पता लग जाए बच्चों को कि है क्या अकाउंट। तो देखो, अकाउंटिंग क्या होती है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिस्टमैटिक मैनर in terms of money those transactions which are of the financial character। तो बताओ अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। देखो, इस डेफिनेशन को हम ब्रेक कर देंगे। रिकॉर्ड बनाते हैं हम। किस चीज का रिकॉर्ड बनाते हैं। जितनी भी हमने ट्रांजेक्शंस किए हैं, ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड बनते हैं। हम जो भी हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड बनते हैं कि हमने इतना परचेज किया, इतनी सेल करी। तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग किस में करते हैं पता है। सबसे पहले एक जर्नल बुक बनती है। हम जर्नल के अंदर डे वाइज, इसको डे बुक भी बोलते हैं, डे वाइज हम रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। और यानी कि जो होता है क्या, पूरा लिखते रहते हैं कि हाँ भी हमने आज इतना माल खरीदा, इतना सेल करा, ठीक है, इस बंदे को उधार बेचा, इस बंदे से उधार लिया। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है ये। और सबसे पहले रिकॉर्डिंग किसमें होती है, जर्नल में होती है। डे वाइज, पूरा डे वाइज, डेट वाइज इस पे रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है। क्लासीफाइंग करने का मतलब होता है कि हम इसको एक जैसी एंट्रीज को ना फिर हम अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड बनाते हैं जर्नल के अंदर, उसके बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं किसके अंदर, लेजर के अंदर। एक लेजर बुक बनती है। उसके बाद लेजर का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करना मतलब क्या होता है, सिमिलर एंट्रीज को एक जगह रख देते हैं हम। सिमिलर एंट्रीज को, सिमिलर एंट्रीज उनसे होती है ना, एक जगह आ जाती है। जैसे सेल की सारी एंट्री एक जगह आ जाएंगी सेल अकाउंट में, परचेज की सारी एंट्रियां परचेज अकाउंट में, ऐसे बताओ। तो सबसे पहले रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अकाउंटिंग को कहते हैं क्या, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। उसके बाद समरी बनाते हैं। क्लासीफाई करने के बाद समरी, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को शॉर्ट करके लिखना। तो साल के आखिर में अब इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बन जाती हैं जिसमें सारा रिकॉर्ड लिख देते हैं हम। अब उसको ढूंढना मुश्किल, उसको जानना समझना मुश्किल। तो उसके लिए हम एक समरी बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना, एक ब्रीफ स्टेटमेंट बनाते हैं एंड में, जिस ताकि हम समझ सकें। जैसे एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। एक बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं क्यों, कौन से हमारे पास एसेट पड़े हुए हैं, संपत्तियां कौन सी पड़ी हैं, हमने लायबिलिटीज कितनी देनी है लोगों को। तो ये ब्रीफ स्टेटमेंट्स बनती हैं साल के आखिर में। उसको समरी बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं, समरी बनाना। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इससे पहले, ताकि हम पता लगा सकें कि, ठीक है ना। तो अब क्या बता रहे थे, देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को भी ब्रेक कर रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले अकाउंटिंग है क्या, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं जर्नल के अंदर डे वाइज। पूरा डे वाइज रिकॉर्ड बनाते हैं, कब सामान खरीदा, किसको बेचा, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, एक जैसी एंट्रीज को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसको लेजर बोलते हैं। सिमिलर एंट्रीज एक जगह आ जाती हैं। उसके बाद समरी बनाते हैं। साल के आखिर में ब्रीफ स्टेटमेंट बनाते हैं। 3 चीजें बनती हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है बताया था, उसमें सारा ना पूरे अकाउंट जो हमने बनाए हैं, जैसे सेल अकाउंट बनाया उसका टोटल, परचेज अकाउंट बनाया उसका टोटल, ऐसे समरी बना देते हैं एक जगह। और इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में हम बना देते हैं
कि हमारी कितनी इनकम हुई, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, उसका डिफरेंस इनकम आ जाती है। ऐसे बैलेंस शीट में हम देखते हैं हमारे पास कितने प्रॉपर्टी कितनी पड़ी है, कितनी लायबिलिटीज है, हमने देने कितने पैसे हैं। तो समरी जो बनाते हैं ना, ये सब चीजें हम करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, इन सिस्टमेटिक मैनर। तो ये देखो, ये सिस्टमेटिक मैनर में सारा काम करते हैं। देखो, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, लेकिन ये सारे काम हम सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं। मनी की टर्म में, मतलब जो भी रिकॉर्ड बनाएंगे पैसे के टर्म में रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तो इन सिस्टमेटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, सिर्फ उन ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को लिखते हैं which are of फाइनेंशियल करेक्टर। मतलब जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती है, फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनको हम पैसे की टर्म में नाप सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनको हम मनी की टर्म में नापा जा सकता है। ऐसी ट्रांजेक्शन जिनको मनी की टर्म में नाप ही नहीं सकते, तो उनका हम रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in systematic manner in terms of money those transaction and event which are of financial character। ठीक है ना, और एंड में इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग मतलब क्या होता है, मतलब समझाना, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मतलब क्या होता है कि एंड में हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि हमने पूरे साल में जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या निकला, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, ये मालिकों को बताया जाता है। तो देखो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को ही हमने ब्रेक कर दिया कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिस्टमेटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो ये यानी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझी हमने आज। अब देखो, अकाउंटिंग में दो चीजें सबसे ज्यादा समझनी बड़ी जरूरी है कि टर्म्स क्या होती है, अकाउंट्स की टर्म्स होती हैं जिसके बिना हमें अकाउंट समझ नहीं आता। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट क्या होते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं, मतलब एसेट्स होते हैं जो भी ऐसी चीजें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, जो हमारे फ्यूचर में काम आएंगी, वो सारे क्या है, एसेट्स हैं। तो और फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और एनीथिंग विच गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड एसेट। मतलब कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगी वो एसेट्स होते हैं। तो ऑल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट जो चीज है हमारी फायदे की, उसको एसेट्स बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड एसेट्स। तो एसेट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स होते हैं जो हमें एक साल तक ही बेनिफिट देते हैं, which give us benefit for 1 year only, जो एक साल तक हमें बेनिफिट देते हैं, which give us benefit for 1 year only, जो हमें सिर्फ एक साल तक बेनिफिट देते हैं। और ऐसे एसेट जो हमें which give us benefit for more than 1 year, मतलब जो एक साल से ज्यादा हमें बेनिफिट देंगे, वो फिक्स एसेट है। तो करंट एसेट वो हो गए विच गिव अस बेनिफिट फॉर 1 ईयर, और विच गिव अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर वो फिक्स एसेट होते हैं। जैसे अब एक साल तक बेनिफिट देने वाली चीजें कौन सी हैं, जैसे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है पता है, अनसोल्ड गुड्स। हमारी दुकान में जो अनसोल्ड गुड्स पड़े हैं, ऐसे सामान पड़े हैं, उनको हम स्टॉक बोलते हैं, अनसोल्ड गुड्स होते हैं। जैसे मेरी दुकान में, मेरा दुकान है, बिजनेस है मेरा, उसमें जो सामान मेरा पड़ा हुआ है, बिका नहीं है अभी, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और एक होते हैं डेटर्स। डेटर कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं जिनसे पैसा देना होता है।
अब ये 3 महीने का उधार होता है, बस 1-2 महीने का उधार देते हैं हम कस्टमर को, फिर वो देते रहते हैं हमें, नए कस्टमर बनते रहते हैं, नए उधार चलता रहता है, और अनसोल्ड गुड्स भी बदलते रहते हैं, रोज नया सामान बिकता रहता है, आता रहता है नया सामान। तो ये स्टॉक, ये सारे करंट एसेट है। अच्छा, बैंक बैलेंस बदलता रहता है, कैश, बैंक बैलेंस, ये सारे हमारे क्या है, करंट एसेट है। क्या है ये? और एक फिक्स एसेट कौन से होते हैं जो हमें काफी लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, जैसे बिल्डिंग, अब एक बार बना दी 40-50 साल तक चलेगी, फर्नीचर 10-15 साल चलेगा, अच्छा मशीनरी, ठीक है ना, ये काफी साल चलती है। तो ऐसी चीजें जो बहुत सारे सालों तक हमें फायदा पहुंचाती हैं वो फिक्स एसेट है। तो 2 तरह के एसेट हो गए, एक फिक्स हो गए, एक करंट एसेट हो गए। ऐसे जो बदलते रहते हैं और 1 साल से कम के लिए बेनिफिट देते हैं वो करंट एसेट, और फिक्स एसेट वो हो गए जो बदलते नहीं है और चलते रहते हैं, उनको फिक्स एसेट कहते हैं। अब दूसरी टर्म है लायबिलिटीज। क्या होती है लायबिलिटीज? मतलब क्या होता है? मतलब लायबिलिटीज का मतलब होता है कोई भी पैसा जो हमने बाहर वालों को देना है, तो एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर्स को पे करते हैं, एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर आर कार्ड लायबिलिटीज बोलते हैं उसको। कि जो भी अमाउंट हम बाहर वालों को पे करते हैं, एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स आर कार्ड लायबिलिटीज। तो कोई भी अमाउंट जो हम बाहर वालों को पे करनी होती है उनको लायबिलिटीज बोलते हैं। तो लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, एक करंट लायबिलिटीज होती है जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती है, और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज जो हम 1 साल से बाद देते हैं। तो करंट लायबिलिटीज पेबल विद इन 1 ईयर होती है, पेबल विद इन 1 ईयर, पेबल विद इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में जो पे करनी होती है उनको कहते हैं करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होगी? पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद पे करनी है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज वो होगी जो 1 साल के अंदर पे करनी है, और नॉन करंट लायबिलिटीज वो होगी जो 1 साल के बाद पे करनी है। जैसे आपको बिल पेबल है, आपके बिल पे करने हैं आपने कोई, तो ये बिल पेबल आपकी करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करनी होती है। अच्छा, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो आपकी दुकान पे माल सप्लाई करके जाते हैं, उनको भी पैसा आपको 1 साल के अंदर 1-2 महीने में देना होता है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज में होता है बैंक लोन। जैसे आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो वो कई सालों में हम चुकाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। इस तरह देखो, मैंने आज थोड़ा टॉपिक डिस्कस किया है, आपको इंट्रोडक्शन दी है अकाउंट्स की, कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, कि रिकॉर्ड करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, समरी बनानी होती है, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड बनाते हैं हम। अच्छा, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में, टर्म्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसेट्स और लायबिलिटीज। कि एसेट्स क्या होते हैं? एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे, और लायबिलिटीज होगी जो अपने पैसे बाहर वालों को देने हैं, उनको लायबिलिटीज कहते हैं। तो होप है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप ये सारे बच्चे इस वीडियो को देखना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना।